तो चाहिए क्या? कौन करता है? अरमान करता है क्या मुझे? देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात किया था, है ना? अभी तक हमने मिरर में क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटे? मिरर फॉर्मूला, कंसेप्ट ऑफ फोकस, है ना, पैरेक्शियल रेज, प्रिंसिपल एक्सेस, ये सारी चीजें। उसके अलावा लैटरल मैग्निफिकेशन, longitudinal magnification, right? When the object size is small, when the object size is large, how to deal those cases. उसके अलावा सन या मून की इमेज अगर बन रही है तो उस इमेज का डायमीटर हमको कैसे पता करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमने फिर उसके बाद बात किया था किसका? रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो कैसे पता करेंगे? परपेंडिकुलर चल रहा है उस केस में कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। इन सारे केसेस में हमने पिछले क्लास में हैंडल किए थे, ठीक है? अब इसके बाद एक जो चीज हमारे सामने आती है वो आती है क्या? ग्राफ्स, है ना? स्फेरिकल मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन के बीच का ग्राफ किस तरह के बनते हैं उसकी बात हम करेंगे। वो देखो कैसे। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का टॉपिक क्या है? ग्राफ। और ग्राफ्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस 1/u फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है? इसका पहला पार्ट है ए पार्ट। आई एम डूइंग इट फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ whatever the mirror is, right, relation between 1/v and 1/u remains fixed. What is that relation? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. अभी हम क्या करें? 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? मैंने y एक्सिस पर ले लिया है क्या? 1/v, और x एक्सिस पर ले लिया है क्या? 1/, y एक्सिस मैंने ले लिया है 1/v, x एक्सिस मैंने ले लिया है 1/u। So that means 1/v can be replaced by y,
1/u कैन बी रिप्लेस्ड बाय x, और 1/f को हम कुछ कांस्टेंट नाम दे देते हैं c। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर की तो चेंज नहीं हो रही। एक मिरर के लिए हम ग्राफ कैसे बना रहे हैं? एक मिरर के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख रहा हूँ, अलग अलग पोजीशन के लिए u की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो 1/u है ना, मतलब अपन ने टेबल में क्या किया होगा, 1/u लिखा एक तरफ, उसकी कई सारी वैल्यूज देखी, 1/v लिखा, उसकी कई सारी वैल्यूज देखी, और फिर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो गया बेटे? -1। अब y इंटरसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन का होगा, मतलब कि क्या, ये द वैल्यू ऑफ c। y इंटरसेप्ट जो स्ट्रेट लाइन का होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम बात कॉनकेव मिरर की कर रहे हैं या कॉन्वेक्स मिरर की कर रहे हैं। अगर बात हुई किसकी, कॉनकेव मिरर, तो ये c नेगेटिव आ जाएगा। और अगर बात हुई किसकी, कॉन्वेक्स मिरर, तो c की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर बात हुई कॉनकेव मिरर की तो c नेगेटिव आ जाएगा, अगर बात हुई कॉन्वेक्स मिरर की तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो देखो, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ हम बना देते हैं। कॉन्वेक्स का अगर बनाना है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड स्लोप नेगेटिव, राइट। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स। दिस विल बी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप होगा -1। और उसी तरह से अगर मैं ये ग्राफ बनाता किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे ना लिख कर, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। और अगर कॉनकेव मिरर की बात होती बेटे तो ग्राफ कैसा बन जाता? तो उस केस में स्लोप तो नेगेटिव ही रहता, मतलब इसके पैरेलली लाइन मिलती, लेकिन उसका y इंटरसेप्ट जो हो जाता वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है बेटे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, कॉनकेव। इसमें y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, और इसका y इंटरसेप्ट कैसा होगा, इस
हाँ बेटा, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। देयर आर मेनी डाउट्स पेंडिंग इन द चैट बॉक्स। एक मिनट रुको, एक एक करके मैं इनको रिजॉल्व करता हूँ। ओके, इसमें मुझे दोनों मैग्निफिकेशन शॉर्ट में बता सकते हैं? ये मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, है ना। अभी मैंने ये ग्राफ चालू कर दिया, पहले इस ग्राफ को खत्म कर लेते हैं। एक डाउट है, वेयर 1/u इज पॉजिटिव डस दिस मीन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिहाइंड द मिरर। अगला डाउट है, सर ऑन व्हाट बेसिस डिड यू असाइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ सी। देखो क्या, देखो सी जो है वो 1/f है ना। सी जो है वो कितना है, लुक एट दिस, y 1/v को मैंने लिख दिया y, 1/u को मैंने लिख दिया x, और 1/f को मैंने लिख दिया c। तो c हमारा क्या है, 1/f। अब कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब c भी नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए f पॉजिटिव होता है, इसका मतलब c भी पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर के लिए C नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए C पॉजिटिव। ये बात समझ में आई भाई सबको? तो एक बच्चा जो डाउट पूछ रहा था कि सर आपने ये किस बेसिस पे साइन लिया है, ओके, अब समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है बेटे, तो ये हमारे इस तरह के ग्राफ्स बनेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर जहां पर ये 1/u पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? देखो 1/u पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है और इस पर कुछ इस तरह की रेज आकर के गिर रही हैं, ऐसे रेज आकर के गिर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे आ रहा है। दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है ऑप्टिक्स के केस में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके लिए u की वैल्यू क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव। दिस विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके लिए u की वैल्यू को अपन लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को बता रहा है, मतलब जब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रहा है तो 1/u पॉजिटिव है, इसका मतलब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 1/u नेगेटिव, तो वहां पर रियल ऑब्जेक्ट की बात हो, ठीक है। उसी तरह से 1/v के बारे में है, जब 1/v नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज रियल इमेज बन रही है, और जब 1/v पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी, 1/v पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो ग्राफ है ना बेटे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ कौन सा है, ये रेड कलर में जो मैंने बताया,
ये किस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। वो हमें पता भी है, देखो सिंपल रे डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने अगर आप कोई रियल ऑब्जेक्ट रख दोगे, रियल ऑब्जेक्ट मतलब इसके सामने रखा, तो रेज इस तरह से जाएंगे और ये क्या करेगा, इन रेस को और डाइवर्ज कर देता है। ये डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। तो अब ये रेस को डाइवर्ज कर देगा, तो ये रेस मिरर के पीछे ही जाकर के मिल सकती हैं, आगे तो नहीं मिल सकती। इसका मतलब हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। उसी तरह से जो कॉनकेव मिरर है बेटे, उसकी अगर अपन बात करें, मान लो ये कॉनकेव मिरर के लिए मैं ले रहा हूँ, ग्रीन कलर में इसका ग्राफ मैंने बनाया। तो ये जो है, इस वाले ग्राफ की क्या खास बात है? ये वाला ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा बेटे? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास नहीं हो। दिस ग्राफ डज नॉट पास थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखो सिंपल सी ग्राफ है, सिंपल सी बात है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम हम बनाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इस पे रेज इस तरह की इंसिडेंट हो रही, ऐसे जिनको एक्सटेंड करते हैं तो वो पीछे जा करके मिलती है। अब ये क्या करेगा, ये तो इन रेस को और कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करेगा मतलब मिरर के आगे ही मिलेंगे। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बना रहा है ये? रियल इमेज बना रहा है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को कैसे, कि कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर फॉर्म real image of a real object. That is, it always forms virtual image of real object. और उसी तरह से कॉनकेव मिरर के लिए क्या बोल सकते हैं? A concave mirror can never form virtual image of a virtual object. That is, it will always form real image of virtual, right?
ये ऐसा है बेटे। अच्छा, इसमें ग्राफ्स हमको कुछ इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हमने u वर्सेस v का ग्राफ बनाया था ना, तो हमें पूछ लिया जाए साहब कि v वर्सेस u का ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ भाई? v वर्सेस u का ग्राफ। मतलब कि y एक्सिस पर ले लें v, x एक्सिस पर ले लें अब देखो ये v वर्सेस u का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं किसके लिए? लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ फर्स्ट फॉर अ कॉनकेव मिरर। अच्छा ध्यान दो, कॉनकेव मिरर में दो केस हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और अगला केस होगा कौन सा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटे? u इज नेगेटिव। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? u इज पॉजिटिव। अब देखो रियल ऑब्जेक्ट अगर हम लें और उसको रख दें कहाँ पर? पोल पर। रियल ऑब्जेक्ट लें और उसको कहाँ पे रख दें? बिल्कुल पोल पर ही रख दें, तो इमेज उसकी लग भी पोल पर ही बन जाएगी। इसका मतलब u जीरो हुआ तो v भी जीरो मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेकर के जा रहे हैं, तो इमेज राइट में जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ध्यान दो, हमें एक फॉर्मूला पता है, dv बाई dt इज माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी। dv बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट। अब यहाँ पर मिरर तो रेस्ट पे है, तो इनको सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये वाली क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी ना आपने, क्योंकि वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और वो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इमेज की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, है ना? और क्या होगा बेटे, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट चलते चलते फोकस पे पहुंचेगा, वैसे वैसे इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, है ना? तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पे पहुंचेगा, इमेज इसकी कहाँ पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा। इसके पहले जो ग्राफ था वो 1/v वर्सेस 1/u था, अभी ग्राफ कौन सा बता रहा है? v वर्सेस u। प्रीवियस स्लाइड देखनी है क्या कुछ लोगों को?
ये प्रीवियस साइड पे हाँ, रे डायग्राम से भी बनाना सीखेंगे अपन, है ना। रे डायग्राम भी देखेंगे, वो बिल्कुल छोटा। हाँ बेटे, ये किस स्लाइड का काम हो गया क्या? कैन वी मूव ऑन टू अवर फ्रेश पेज नाउ? ओके, सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? ये डायग्राम का अभी तक जितना मैंने ड्रॉ किया है वो समझ में आया? ऑब्जेक्ट Yes. पोल पे है तो इमेज भी पोल पर, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर के जा रहा हूँ ताकि वो रियल ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर के सामने ही रहेगा, है ना। और u नेगेटिव होता जा रहा है, u नेगेटिव होता जा रहा है, तो v पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो इमेज राइट में जाती जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास पहुंचेगा इमेज इन्फिनिटी पर पहुंचने लग जाएगी। ऐसा क्यों? और ये भी फॉर्मूला से देख सकते हो आप। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u को जब आप f के बराबर रखोगे तो 1/f से 1/f कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v बराबर आ जाएगा 0 के, यानी v टेंड्स टू इंफिनिटी। u जब f को अप्रोच करेगा तो v विल टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? ध्यान दो, ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस के आगे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा फोकस, है ना, वैसे ही अब उसकी इमेज रियल बनने लग जाएगी, मतलब v की वैल्यू नेगेटिव आने लग जाएगी। ठीक है। देखो, ये मैं तुम्हें एक बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की है 40 सेंटीमीटर। कितनी है बेटे? 40 सेंटीमीटर, है ना। और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया 21 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? 21 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/v प्लस 1/u, u को -21 लिखूंगा, इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू -20 आ जाएगी। तो 1/v कितना आ जाएगा बेटे? 1/21 -1/20, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420। तो ये 20 आ जाएगा, सॉरी 420 नहीं आएगा, हाँ 420 आ जाएगा। ये 20 -20, तो v की क्या वैल्यू आ रही है बेटे? -420 v की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब फोकस से थोड़ा सा आगे यहाँ लेकर के गया तो इमेज, एक तो v नेगेटिव आ रहा है और बहुत लार्ज नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। तो क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर से सीधा इधर नीचे को जाने लग जाए, ऐसा ग्राफ ये होने लग जाए। ठीक है। v पॉजिटिव इन्फिनिटी से सीधा किधर पहुंचने लगेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। अब जैसा आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अपन ने 21 लिया था ना, 21 की जगह अगर मैं 20.5 ले लेता, 20.4 ले लेता, 20.3 ले लेता, 20.2 ले लेता, 20.1 ले लेता, जैसे जैसे मैं फोकस के जितना पास लूंगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव लार्ज वैल्यू ये होती चली जाएगी। ये ऐसा ग्राफ। और ध्यान दो कि जब हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो इमेज भी सेंटर पे बनने लगेगी। ऑब्जेक्ट एट सेंटर, इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट द सेंटर। तो ये लेट्स से क्या होगा, इसको हम इस तरह से थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर मतलब कि यहाँ पर
ट्वाइस द एफ की डिस्टेंस पर, तो ये भी ट्वाइस द, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, यहाँ से नीचे नेगेटिव की ओर जा रहा है और ये इस पॉइंट से पास होगा। और फिर जब आप सेंटर से और आगे जाओगे तो इमेज भी इधर और आगे जाती जाएगी और फाइनली इमेज कहाँ पे जाकर के रुक जाएगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे जाकर के रुक जाएगी। तो ये ग्राफ चलते चलते इस फोकस को अप्रोच करने ऐसा। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई किसकी, रियल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, हमें ये पता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रखते हैं वो रियल इमेज ही उसको बनानी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा पोल से इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, किधर, पोल से। लेकिन इमेज इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, इमेज तो सिर्फ फोकस तक ही बनेगी, क्योंकि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तब जाकर के फोकस पे इमेज बनेगी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोल टू इन्फिनिटी, u की वैल्यू जब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है तो v की वैल्यू वेरी करेगी 0 से -f तक। तो ये ग्राफ यहाँ पर, yes, this is u versus v graph for concave mirror। ठीक है, अब इसी तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनेगा बच्चों के, अच्छा इसको नोट कर लो सब लोग, इस वाले ग्राफ को नोट कर लो। हालांकि वी विल शेयर पीडीएफ, पीडीएफ तो शेयर करेंगे ही हम, लेकिन उसके बाद क्या है, नोट कर लो ताकि तुमको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। और कुछ नोट करते समय कुछ डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ बेटे, नोट किया सबने। आर देयर नो ग्राफ्स फॉर प्लेन मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस समझाना है बेटे। प्लेन मिरर के लिए तो कोई ग्राफ क्या है, उसके लिए तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और ओरिजिन से पास होगा और -1 उसका स्लोप होगा, ठीक है। द ग्राफ इज सो सिंपल दैट नो वन बॉदर्स टू आस्क। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस समझाने को एक बच्चा कह रहा है, देखो बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा,
ऑब्जेक्ट जब पोल पे है तो इमेज भी पोल पे होगी। ऑब्जेक्ट एट पोल, इमेज एट पोल, राइट। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। अब ऑब्जेक्ट को हम राइट में लेकर के जा रहे हैं तो इमेज लेफ्ट में जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इमेज एफ पर बनेगी। तो 0 0 से पास हो रहा है, और जब u इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इमेज किसको अप्रोच करेगी? f को अप्रोच। ये तो इसलिए v को सिर्फ f तक ही हमने लिमिट कर दी। u 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल, u पॉजिटिव है। u पॉजिटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बट v इज नेगेटिव, इसका मतलब इमेज उसकी रियल बन गई। और ये इस बात का फिर से ये बता रहा है क्या, कि कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो रियल इमेज ही बना सकता है। रियल रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, उसकी रियल इमेज भी बना सकता है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमेशा रियल इमेज ही बनाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ फॉर, सॉरी v वर्सेस u ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर कोई ऐसा ही ग्राफ हमको बनाने को कहते हैं, ध्यान दो कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ उसके लिए पॉजिटिव है ना। ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। देखो पहले यू नेगेटिव की बात कर लेते हैं, मतलब पहले बात कर लेते हैं किसकी? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट मतलब इस तरफ है। ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज भी पोल पे, तो ग्राफ ओरिजिन से तो पास होगा ही। ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट में लेकर के जाऊंगा तो इमेज जो है वो राइट में जाएगी, राइट। और रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो यू नेगेटिव की तरफ जाएगा और वी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इमेज एफ तक पहुंचेगी, है ना। तो यू विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी एंड वी विल अप्रोच एफ। यहाँ पर अगर मैं एफ ड्रॉ करता हूँ तो जो ग्राफ बनेगा इसका वो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से। अब जब u पॉजिटिव होगा तो क्या होगा देखो,
स्टार्ट तो ये ग्राफ ओरिजिन से ही होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद ये कैसे मूव करेगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इधर अब ये चलते चलते फोकस तक पहुंचे, है ना। तो u की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंची, फोकस तक। तो v क्या होगा, v जो है, ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और जब ये फोकस को अप्रोच करेगा तो इमेज इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो ग्राफ इसका ऐसा होता है। ग्राफ ऐसा, उसके बाद जब ये फोकस से आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, देखो इमेज ध्यान दो, माइनस इन्फिनिटी पे तो पहुंच ही गई है। अब एकदम से इमेज जंप होकर के वापस प्लस इन्फिनिटी पर आ जाएगी, तो इमेज कुछ यहाँ पहुंच जाएगी, राइट। और फिर उसके बाद चलते चलते फाइनली इमेज कहाँ पर पहुंचेगी, ये फोकस तक इमेज। यस, ये बात समझ में आती है बेटे। और बीच में यहाँ पे कहीं पे 2f वाला पॉइंट भी मिलेगा, मतलब सेंटर। तो उस केस में इमेज भी कहाँ पर बन रही होगी, सेंटर पर, ठीक है। तो ये 2f कॉमा 2f से पास तो होगा ही से। और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इमेज f को अप्रोच करेगी, इस तरह का। ठीक है बेटे। ऐसे केस भी होंगे जब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, नहीं, इस दोनों के केस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एट पोल एंड इमेज इज आल्सो एट पोल, राइट। तो ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, 1/v वर्सेस 1/u के ग्राफ जो हमने बताए थे वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे थे, है ना। 1/v जब 0 होगा तो 1/u 0 नहीं होगा, है ना। बोथ कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बन रही हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट स्फेरिकल मिरर के लिए तो ऐसा नहीं होता। अब देखो, इसके बाद क्या है, हम रे डायग्राम की मदद से और थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट की मदद से अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पे बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो अपन समझते हैं, है ना। नेचर एंड पोजीशन इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ,
ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव। ठीक है, तो पहला हम ले रहे हैं कैसा, रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन, मतलब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इधर, कैसा है, रियल, और रखा है किधर, पोल पर। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी बन जाएगी पोल पर, लेकिन इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को मैंने रियल ही रखा, और वो मूव करता है किधर, पोल से फोकस की तरफ, पोल टू फोकस। देखो समथिंग लाइक दिस, ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को मैंने किधर रखा, यहाँ कहीं पे फोकस मान लेता हूँ, फोकस और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, और ऑफ कोर्स यहाँ कहीं पे होगा सेंटर। अब देखो रे डायग्राम की मदद से इसका थ्योरेटिकल अपन एनालिसिस करते हैं। अगर हम एक रे कंसीडर करें कुछ इस तरह की, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती हुई मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, तो दिस रे विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक रे मैं इस तरह की कंसिडर करता हूँ, कैसी, लेट मी कंसिडर अ रे लाइक दिस, ऐसी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से चल रही है, मिरर पे गिर रही है, लेकिन उस रे को अगर पीछे बढ़ाऊं तो वो सेंटर से भी पास हो रही है, राइट, ऐसी रे। क्या ये रे नॉर्मली इंसिडेंट रे हो जाएगी, तो इस रे को मैं पाथ रिट्रेस करवा सकता हूँ, ये रिफ्लेक्ट भी इसी पाथ के अलोंग होगी, ऐसे ही ये रे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब अगर ऐसे ही ये रे रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे इधर, अब देखो लेफ्ट में जाते समय तो ये दोनों रेस जो हैं ये आपस में डाइवर्ज ही होती जा रही हैं, राइट साइड में क्या हो रहा है इनका वो देखते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, और इसी तरह से ये वाली जो रे है, इसको ऐसे एक्सटेंड, ये दोनों रे मिरर के पीछे जाकर के मिल रही हैं, इसका मतलब इमेज ऐसा बन रहा है ना, मतलब इमेज अभी भी कैसी बन रही है बेटे, ये बनेगी पोल और इंफिनिटी के बीच, ऑब्जेक्ट पोल से फोकस जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा पोल से फोकस, तो इमेज जाएगी पोल से इंफिनिटी, और कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, राइट, इस तरह का यहाँ पर होगा। फिर तीसरे केस की हम बात करें, जबकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कैसा है, रियल है, और रखा हुआ है फोकस से सेंटर के, ठीक है, फोकस से सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बनेगी बेटे, जैसे ही हम फोकस के लेफ्ट में आएंगे, इमेज माइनस इन्फिनिटी पे बनने लग जाएगी,
और ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस से सेंटर के बीच में, इमेज चलेगी माइनस इंफिनिटी से सेंटर के बीच में। और ये कैसी इमेज बनेगी? ये रियल इमेज अब बनने लग जाएगी। इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर और ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया किधर? बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो हमने माना था यहाँ कहीं पे फोकस है, यहाँ है सेंटर, और ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। अब देखो इसकी इमेज कैसी बनेगी, रे डायग्राम बनाते हैं। कौन सी रे कंसीडर कर रहे हैं? एक वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही, ठीक है। ये वाली जो रे है, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी बेटे? फोकस से पास करेगी। तो इसको फोकस से पास करवा दो। ये इस तरह की रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, राइट। दूसरी रे कौन सी कंसिडर कर लें? ये वाली रे कंसिडर कर लेते हैं, कुछ ऐसी रे। अब ये रे देखो सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट रे है, तो पाथ रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो ऐसा इमेज बन गया, ये इस तरह की इमेज ऐसी। देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज उसकी ज्यादा साइज की बन रही है। मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल तो बनी रही है, वाकई में रेल इंटरसेक्ट कर रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और लेकिन अभी भी कैसी बन रही है? एनलार्ज इमेज, है ना। और ऑब्जेक्ट जब इधर आता जाएगा तो इमेज इस तरफ आती, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे पहुंचेगा तो इमेज भी सेंटर पे पहुंच जाएगी। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस की तरफ जाएगा, सॉरी, सेंटर से इंफिनिटी की तरफ, सेंटर से फोकस तो है ही थे, किधर जाएगा? सेंटर से और इंफिनिटी की तरफ जब ये जाएगा, फोकस से सेंटर गया था, अब जा रहा है सेंटर से इंफिनिटी, सेंटर से इंफिनिटी, या यूं लिखें माइनस। तो इमेज इसकी किधर बनेगी? सेंटर से फोकस के बीच। और उस केस में वो रियल इमेज बनेगी। और रे डायग्राम से अभी अपन देख लेंगे कि डिमिनिश्ड ही बनेगी, लेकिन बनेगी कैसी? इन्वर्टेड। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जब भी बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, रियल की वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट बनती है। देखो इस केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट है रियल, इमेज बन रही है वर्चुअल, तो कैसी बन रही है? इरेक्ट। लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, तो वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। आखिरी वाले केस में भी क्या है? ऑब्जेक्ट रियल ही है, रियल इमेज उसकी बन रही है, तो ये भी कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। In convex graph from minus infinity to the graph will always be below f. Yes, orbit.
ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स। अच्छा, इसी में हम अगर ले लें वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लें, कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, राइट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है बेटे, कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो इस तरह की हैं कि इस पॉइंट पे से पास होती है। जैसे यहाँ कहीं पर अगर मैं सेंटर मानूं और यहाँ पर फोकस मानूं, तो ये दो इंसिडेंट रेज जो है वो कुछ ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाली जो रे है, ये नीचे वाली जो रे जो सेंटर से पास हो रही है, ये तो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ऊपर वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास हो, वो कुछ इस तरह से पास हो। अब दो रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो इसका मतलब इमेज कुछ ऐसी बनेगी, यानी कैसी बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट कैसा है बेटे, वर्चुअल, और कहां से कहां तक मूव कर रहा है, पोल से प्लस इंफिनिटी तक मूव कर रहा है। तो इमेज उसकी कैसी बनेगी बेटे, पोल से फोकस के बीच में इमेज बनेगी। और वो कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, लेकिन इरेक्ट भी बनेगी, है ना। और वो इमेज रियल भी बनेगी, रियल डिमिनिश्ड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। पिछली वाली स्लाइड देखना चाहते हैं। हाँ बेटे, ऐसा होगा किसके लिए, कॉनकेव मिरर और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले केस, है ना। अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर एंड रियल, तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ कहीं पे इसका फोकस मान लेते हैं, आगे जाकर के इसका सेंटर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा, अब क्या है, हम रे कंसीडर करें, a ray traveling parallel to principal axis like this। अब ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेगी कहां से,
फोकस। कुछ ऐसी बात। हाँ, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो ये फोकस से पास हो रही, और एक रे हम ऐसी कंसीडर कर लें, कौन सी, जो कि सेंटर की तरफ जा रही है ना। इस रे का क्या होगा भाई, ये एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दो रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ये हमेशा आप देखोगे पोल और फोकस के बीच में ही कहीं पे रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव कर जाओ। तो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोल टू माइनस इंफिनिटी, पोल से इंफिनिटी तक कहीं भी चला जाए, तो इमेज जो बनेगी वो किधर बनेगी, पोल से फोकस के बीच में ही बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है तो इरेक्ट भी बनेगी। ऐसा होगा बेटे, ठीक है। यही डायग्राम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही केसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ओके, तो रे डायग्राम बनाना समझ में आया। रे डायग्राम से कैसे अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज अलग अलग जगह पर बनेगी, ये अपन पता लगा सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत आइडिया भी हमको रहना चाहिए। तो ये जो है अपना बेटे क्या है, मिरर्स से संबंधित डिस्कशन अपना खत्म होता है। कैन यू शो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर्स, यस। एक एक मैं केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बता दूं तुमको, है ना। हालांकि देखो, अल्टीमेटली यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा के ही आंसर लेकर के आना होगा बेटे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला इज मोर प्रिसाइज। लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम। सी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ कहीं पे मैं ले लेता हूँ फोकस, यहाँ पर है सेंटर, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा। इस तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखे हुए होने का मतलब क्या है कि कुछ रेज हैं जो कि मिरर पे इस प्रकार से इंसिडेंट हैं कि इस ऑब्जेक्ट जहां पे है वहां पे वो कट कर रही हैं, है ना। एक रे ऐसी हो गई, एक रे यहाँ से सेंटर से पास होने वाली बना देता हूँ। तो एक रे ऐसी, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सेंटर से पास होने वाली तो एज इट इज वापस चली जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे का क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगी। तो इसको पास करवा दें कहाँ से बच्चों, फोकस से। तो ये ऐसे चलेगा।
ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, इसको इस तरह से, अब देखो लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे तो ये दोनों रेस डाइवर्जिंग टाइप की बन रही है। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो कहाँ करेंगी, पीछे ही कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे एक्सटेंड करना। तो इनको मैं इस प्रकार से क्या है, एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है? उसी तरह से इधर वाली रे को भी हम एक्सटेंड जब करेंगे तो यहाँ कहीं पर पीछे की तरफ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ऑब्जेक्ट फोकस से सेंटर के बीच में रहेगा, फोकस से सेंटर जा रहा है, तो इमेज जो होगी वो प्लस इंफिनिटी से सेंटर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज, फिर ऑब्जेक्ट सेंटर से इनफिनिटी चला जाएगा, तो इमेज जो है वो सेंटर से फोकस की तरफ चली जाएगी। ऐसा हो। इस केस में इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और इस केस में भी इन्वर्टेड तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ऐसा कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इस तरह का बनेगा। अच्छा, मिरर में एक फॉर्मूला और होता है जो हमें पढ़ना है, विच इज नोन एज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर। ये फॉर्मूला क्या कहता है बेटे, ये फॉर्मूला कहता है कि x इंटू वाई is equal to f square. What is x? X is distance of object from focus, and y is distance of image मतलब x को आप मॉड ऑफ u माइनस एफ लिख सकते हो, y को मॉड ऑफ v माइनस एफ लिख सकते हो। देखो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज 1/f, तो 1/v को हम लिख लेते हैं 1/f माइनस 1/u। दैट मीन्स v की क्या वैल्यू आ जाएगी, f इंटू यू अपॉन u माइनस एफ, और v माइनस एफ करोगे तो क्या आ जाएगा, f इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ माइनस एफ। तो यहाँ से f अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटे, u माइनस
u माइनस एफ ऐसा बन जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास रखा हुआ है u माइनस एफ, राइट। और RHS में क्या था, b माइनस एफ। इसका मतलब b माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ की क्या वैल्यू हो जाएगी, u से u कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस है, प्लस एफ इंटू एफ कितना, स्क्वायर समीकरण, एफ स्क्वायर की वैल्यू आ बी माइनस एफ। अब मॉड लेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो एफ स्क्वायर के बराबर ही आएगा। मॉड बी माइनस एफ क्या बता रहा है, वाई। मॉड यू माइनस एफ क्या बता रहा है, एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये हाँ बेटे, ऊपर वाले केस में इमेज कैसी है, वर्चुअल, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कैसा है, वर्चुअल, बोथ आर वर्चुअल। ये बात समझ में आती है बेटे। Yes, sir. मतलब अगर कभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस दे दिया जाए तो फिर हम न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज करके इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको फिर हम पोल में कन्वर्ट करें और फिर बाद में मिरर फॉर्मूला लगाएं, वैसा भी कर सकते हैं लेकिन उससे छोटा इससे हो जाएगा, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर्स। तो with this now we can move on to refraction. Okay, voice lag maybe because of some internet. Now we can move to refraction. What is refraction? देखो बेटे क्या होता है, when light travels from one medium to another, its speed of propagation changes, and it is also accompanied by a change in direction of propagation of light. It is also accompanied by a change in direction of propagation, except for normal incidence. This phenomena is called as refraction. ठीक है, ध्यान दो, किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, c डिवाइडेड बाय n, where what is n? n is
refractive index of the medium. And C is speed of light in vacuum. C is speed of light in vacuum. N is refractive index of the medium. ठीक है बेटे? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो लगभग बराबर होता है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? 4/। ये मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करता है ना? कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ये तो अपन तब सीखेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझ। इसका मतलब क्या है? जैसे दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है v1, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v2। तो हम क्या लिखेंगे? v1 अपॉन v2 को किसके बराबर लिखेंगे? स्पीड जो होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट स्लो स्पीड से ट्रेवल करेगी। एंड हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम या हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम is also called as an optically denser। ठीक है? मतलब जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड ऑफ प्रोपगेशन चेंज होता है एंड इट इज आल्सो accompanied by change in direction of propagation। दिस phenomena is called as refraction। ध्यान दो, जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी ना तो उस केस में वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन तो चेंज होगी ही होगी। अब ये कितना एंगल से बेंड हो जाती है वो ये सब किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? प्रीवियस स्लाइड पे जाना है क्या? प्रीवियस मतलब इसके प्रीवियस वाला। दिस वन और द वन आफ्टर दिस, इसके बाद वाला या ये? ओके, कुछ लोगों को यही चाहिए, कुछ को इसके बाद वाला चाहिए। पहले ये वाला देख लो कुछ देर। हाँ बेटा, देख लिया।
ये वाला पेज भी देखना था कुछ बच्चों को। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहला लॉ तो क्या है, वो कहता है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane. The incident ray, the refracted ray, and the normal lie in the same plane. And the second law is known as Snell's law. ये क्या कहता है, अगर मीडियम 1 में रे इंसिडेंट हुई है एट एंगल आई और मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट होती है एट एंगल आर, तो हम क्या लिखेंगे। तो थ्योरेटिकली ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ angle of incidence and angle of refraction the ratio of sines of angle of incidence and angle of refraction remain constant for a given pair of medium and it is equal to the ratio of speed of propagation of light in the two medium. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से बढ़ेगा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहे। ये किसके बराबर रहेगा, उन मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसके रेशियो के बराबर ही रहेगा। और स्पीड का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स रेशियो के बराबर होता है, तो इसको n2 by n1 भी लिख सकते हैं। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं n1 sin i is equal to n2 sin n1 sin i is equal to n2 sin। ये बात समझ में आती है, n1 sin i is equal to n2 sin r। अब देखो इस इक्वेशन के क्या इम्प्लीकेशंस।
n1 sin I इक्वल टू n2 sin R के क्या इम्प्लीकेशंस हैं कि अगर n2 बड़ा हुआ n1 से, if n2 is greater than n1, this implies R will be less than I. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा, तभी ये इक्वालिटी बैठ पाएगी। ये n1 है, ये n2 अगर n1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be lesser than the angle of incidence. n2 n1 से बड़ा हुआ है, इसका मतलब रे कहां से कहां जा रही है, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो इस केस में क्या होगा, देखो रे बेंड होगी एंड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड। अगर मीडियम का चेंज नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती है, तो किधर बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड। और अगर ऐसा होता n2 n1 से कम होता, मतलब रे किधर जाती, डेंसर से रेयरर मीडियम में रे अगर जा रही, तो n2 अगर n1 से कम है, इसका मतलब r I से बड़ा होना चाहिए। n1 है, n2 n1 से छोटा, तो इस केस में क्या होगा बेटे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा। तो रे क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चली गई, है ना। अब देखो कितना दूर चली गई या कितना पास आ गई, ये मेरे को अगर देखना है तो यही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा I माइनस आर, और इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा R माइनस आई। ये I है तो इसके सामने वाला एंगल I होगा, और ये पूरा एंगल तो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो R में से I सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन। हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन का फॉर्म, इसको हम मॉड ऑफ I माइनस आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला किसका हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मतलब देखो एक छोटा सा एग्जांपल अपन समझते हैं कि ये कोई मीडियम है, मीडियम 1, इसको एयर ही मान लेते हैं। ये मीडियम है, मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ठीक है। और एक रे को हमने बाउंड्री पर इंसिडेंट किया, वो रे 45 डिग्री एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बेटे, 45 डिग्री नॉर्मल के साथ बना रही है। तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करना है और एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। तो हम क्या करें भाई, स्नेल्स लॉ लगाएं। तो मेरे पास आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू वहां पे जो एंगल बन रहा है sin 45 डिग्री इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 into sin r
तो साइन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2, दैट मीन्स आर विल कम आउट टू बी 30। तो क्या होगा, रे को इंसिडेंट हमने कितने एंगल पे किया था बेटे, 45 डिग्री पर, और रे रिफ्रैक्ट कितने एंगल पे हो रही है, 30। अगर डेविएशन की बात करोगे तो डेविएशन सिर्फ कितना ही आएगा, विच इज 45 माइनस। ये बात समझ में आई थी। और इस केस में देखो किस डायरेक्शन में हुआ है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? Yes. ठीक है भाई। तो आज के लिए अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज शाम को ही क्लास है ना हमारी? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. ओके। ठीक है बेटे, तो शाम को मिलते हैं। अभी तुम सेक्शन बी वैसे इसका कंप्लीट कर सकते हो। हाँ श्योर श्योर, नोट्स तुम्हें भेज रहे हैं। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं बेटे? सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं, एक मिनट। प्रीवियस पेज, यस। देखो मैंने चैट बॉक्स में भी नोट्स भेजे हैं, है ना? हाँ सर वही बात। अच्छा, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप किस नाम से था, फिजिक्स जे एडवांस 21-22, राइट? यस सर। ओके। ओके, तो बेटा मेंस वाला ग्रुप में भी मेरे को ऐड कर दो, तो मैं उधर भी भेज दूंगा। ओके। ओके। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, एडीएस सर या जेपीएन सर को भेजूं क्या? अरे मेरे को आया है इनवाइट किसी का। देखो तो बेटे मैंने उस ग्रुप पे भी भेज दिया है।
अभी मिल गया होगा सबको, ठीक है। ओके बच्चों, फिर सी यू इन द इवनिंग, राइट? आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। Will you upload the lecture? Yes, the lecture जो है बेटा वो अपना Zoom cloud पे है ना? So I'll ask ADS sir to upload. He has the access to that.